5 नहीं 24 सीटें जीती जाएंगी। और इस वक्त खुद बैरिस्टर ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, पहले दौर की जो वोटिंग हुई है वो ऑल टाइम हाई है इस दफ़ा। तो ओवैसी साहब, इस बढ़े हुए वोट को किस की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, किसका हक दिखाई दे रहा है? ये एनडीए के खेमे में जा रहा है, ये महागठबंधन को मिल रहा है? नहीं, ये कोई इस तरह की पेश कयासी या राय कोई कायम नहीं कर सकता। अब जाहिर है, अब जो जिस पार्टी का होगा वो बोलेगा कि मेरे तरफ है, उनके तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बोलना बड़ा मुश्किल है और बेहतर ये है कि 14 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद ही हम कुछ राय कायम कर सकेंगे। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। ये तो वोट डालने का हक़ है और वोट का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए, आप महागठबंधन में आप शामिल होना चाहते थे, अख्तरुल इमान साहब बाकायदा वहाँ तक गए, ख़त पे ख़त लिखे गए। तो जब आप, और उसके बाद सीटें आपने मांगी सिर्फ 6, 5 सीटें आप अपने बूते पर जीत गए पिछली बार, तो इस बार तो और बढ़ना ही बढ़ना था आगे। तो सिर्फ 6 सीटें मांगने के लिए, महागठबंधन में शामिल होने के लिए की बात कुछ हजम नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका पस मंज़र ये है, पसे मंज़र क्या है उसके? पसे मंज़र ये है कि बिहार के उलेमा, मशाइखीन, वकला, प्रोफेसर्स, टीचर्स अख्तरुल इमान साहब से मिले और मिल के बोले कि भाई आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते। और उनको शिकायत थी पर्सनली मुझसे कि ओवैसी साहब अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं। तो अख्तरुल इमान साहब इत्तेफाक से उनकी मौजूदगी में हमको कांटेक्ट किए। हमने उनसे कहा, अख्तरुल इमान साहब, इन जिम्मेदारों से कह दीजिए कि वो जो चाहते हम करने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप ख़त लिखिए। तो हमने कहा आप उसका मतन लिख दीजिए, कंटेंट आप हम लिख दीजिए। तो ठीक है, उसको लेके अख्तरुल इमान साहब ने सिर्फ राजद को नहीं, जितने पार्टीज 4 हैं, CPI, CPIML, राजद, उस वक्त तो ये मल्ला नहीं था, VIP पार्टी नहीं आई थी, चारों को लेटर लिखे, उनके प्रेसिडेंट्स को। फिर बाद में तेजस्वी ने कहा कि भाई मुझे नहीं आया, हमको नहीं मालूम था कि वालिद को ख़त लिखने के बाद बेटे को भी लिखना पड़ता है। तो हमने कहा आप लिख दीजिए। उसमें हमने फिर लिखा कि 6 सीट दीजिए। 5 हम जीते थे, एक बाई इलेक्शन किशनगंज में, पहले हम 1 सीट जीते थे बाई इलेक्शन में। हम बोले 6 दे दो, अगर आपको इख्तदार मिलता है, सत्ता मिलती है तो मंत्री मत पोस्ट मत दीजिए। हम ये बोले कि 371D के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भी जाइए, ताकि उससे जो लोकल डेवलपमेंट होता है वो स्टेक होल्डर्स करते हैं डेवलपमेंट, ना कि पटना में बैठने वाले। और आप कम्युनिज्म फासिज्म को रोकिए। 3 चीज़ें हम बोले। अब वो उस पर राज़ी नहीं हुए तो ठीक है, वो उनकी मर्जी। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल इसके पस मंज़र खेल ये था कि आपको ये दिखाई दे रहा था कि पिछले बार के मुकाबले, साल 2020 के मुकाबले 2025 में हालात आपके लिए साजगार नहीं हैं, और आप इस कदम के ज़रिए ये दिखाएंगे लोगों को कि देखिए साहब, हम तो महागठबंधन में जाना चाहते थे लेकिन इन्होंने हमको शामिल नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, इंशाल्लाह 14 तारीख को आपके प्रोग्राम पे आएंगे, आपके रजत जी के प्रोग्राम पे आएंगे, नतीजा सामने आएगा आपके। ये घोड़ा मैदान आगे है। ये जो हुज्जत पूरी करना था हमको सही मानों में, क्योंकि जो लोग यहाँ पर थे जिम्मेदारान, उनको लग रहा था कि नहीं, बोले ठीक है, मतलब झूठे को मंजिल तक पहुंचाना है ना। हुज्जत का मतलब, ओवैसी साहब ने जो हुज्जत लफ्ज़ कहा है, दरअसल एक अरबी का लफ्ज़ है, उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को कंक्लूड करके सामने रख देना कि अगर कहीं से कोई ये सवाल उठे कि भाई महागठबंधन के साथ हो लेते तो वोट नहीं भी करता, तो वो सब कुछ कर लिया और हुज्जत तमाम हो गया। अब हमने तो पेश कर दिया अब जनता के सामने, कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा, कौन नहीं रोकना चाह रहा, वो एक्सपोज हो गए। और फिर एक्सपोज ऐसा हुए कि 3.5% मल्ला समाज है। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, वो कह दिया कि अब के बार मल्ला का बेटा। ये तो सिर्फ आप 3.5% क्यों कहते हैं? मल्ला के नाम आने का मतलब ये होता है ना कि उसके साथ और बहुत सारी अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति आती हैं, कि सिर्फ मल्ला को जोड़ेंगे आप। 3.5, वो तो उसने क्या कहा, अब के बार मुकेश सहनी साहब ने कहा अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। बिहार में 17% मुसलमान है, 2% हटा दीजिए आप अपर कास्ट मुस्लिम्स, 15% जो कास्ट है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। आप उसको क्या कर रहे हैं? देखिए, MY आप बोलते हैं, MY, मगर अक्सर मकसद क्या है कि वाई राज करेगा और मुसलमान एक ATM की तरह वोट डालते रहेगा, वोट लेने दरी बिछाएगा, वोट लेने वाला नहीं बनेगा। और जब MIM वोट लेने की बात करती तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है।
आप बताइए 15 साल लालू और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे, ये 4 मर्तबा तेजस्वी रहा उप मुख्यमंत्री। तो ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सी आपकी सियासत है कि अब क्या तेजस्वी को के बाद उनके बेटे को करना पड़ेगा, फिर उनके बेटे को करना पड़ेगा, और मिलेगा क्या हमको? तो आपके पास सियासत में थे, आप भी सियासत में हैं। गाजर की पूंगी मिलेगी नहीं। देखिए समाज को क्या मिल रहा है, आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप ऐलान कर सकें। यादव है 14%, कितना टिकट दिया मालूम आपको? बिल्कुल मालूम है, कितना? लगभग 18 सीटें शायद दी। नहीं, यादव है 14%। अच्छा, यादव को हाँ, 36% टिकट दिया। 36%। और जो 17% है उनको अब लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो 3.5% है वो कह रहे उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। 1960 से 2020, 1960 से 2020 तक जितने चुनाव हुए बिहार में, कितने मुसलमान जीते? 8%। कितने बैकवर्ड समाज के लोग जीते? 38%। अपर कास्ट है कितने? 10%, 28% जीते। तो ये क्या बता रहा है? आप असदुद्दीन ओवैसी पर जो बोलना है बोलिए, आपका इख्तियार है, आपका जमहूरी राइट है, मगर मैं ये जो सवालात उठा रहा हूं उसका जवाब कौन देगा? भाई, भारत की सियासत की, जमहूरियत की तल्ख हकीकत है, जिस समाज के पास सियासी ताकत है वो समाज प्रोग्रेस करता है, और बिहार जैसे प्रदेश में हर समाज की लीडरशिप है। ठीक है, तो जब आप क़यादत की बात करते हो वैसे साहब, तो क़यादत का मतलब क्या है? क़यादत का मतलब मुसलमान AIMIM के साथ जाए, वही मुसलमानों की क़यादत है, या फिर जैसे ठाकुरगंज की सीट है वहाँ पर सऊद आलम, वो भी मुसलमान है, अगर वो मुसलमानों के लीडर बनते तो वो भी मुसलमानों आपको मालूम उनके वालिद मरहूम मौलाना असराउल्लाह क़ासमी साहब ने क्या कहा था? उनका वीडियो देख लीजिए। मौलाना असराउल्लाह क़ासमी साहब देवबंद के बहुत बड़े आलिम, पढ़े लिखे, उसके शूरा के मेंबर। ट्रिपल तलाक का जब बिल आया पार्लियामेंट में, मौलाना मेरे साथ बैठे थे, मौलाना से पूछे थे कि क्या क्या बोलना चाहिए। हम जो थोड़ा मौलाना से बात हुई, एक्सपर्ट है। नहीं लॉ से नहीं बात हुई, भाई वो तो आलिम है ना, भाई ट्रिपल तलाक का तो हनफी फिक़्ह के तो माहिर हैं वो। मौलाना ने वीडियो जारी करके कहा कि मैं पार्लियामेंट इसलिए नहीं आया, जब डिबेट हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, क्योंकि मेरी पार्टी ने कहा कि तुम मत बोलो, और उनके फर्जन है जनाब सऊद आलम साहब। और जनाब सऊद आलम साहब का यह है, मैं चैलेंज कर रहा हूं अपनी हर सभा में, कि वो बगैर कागज देखे जिस जगह पर, जिस ब्लॉक में उनके इलेक्शन रैली हो रही है, 15 लोगों का नाम बगैर देखे बताएं। 15 लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे जनाब सऊद आलम साहब, सऊद साहब। तो ये है लीडरशिप। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सवाल जैसा आप में से करें, बाबा साहब अम्बेडकर से कह रहे उनके तो दलितों की रिजर्वेशन है, आपने दिया, आप क्यों बोलते दलित लीडरशिप की? तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि तुमको मालूम वो कब मुंह खोलते पार्लियामेंट में? तो सवाल करने वाले ने पूछा कब? जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ये हाल है इन लोगों का। क्या ये जाकर बोल सकते तेजस्वी को कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाओ? इनकी मजाल नहीं है। चप्पल उतार के घर में जाना पड़ता है इन लोगों को, चप्पल उतार कर। ये इन लोगों की हैसियत है। ये डरी नहीं है तो डरते हैं, नजरें झुकाते हैं। तो आप अब नजरें उठाना लोगों को सिखा रहे हैं। नजरें उठाना नहीं, सवाल करना। अब आप देखिए आर्गुमेंट क्या है पूरा, सरकार बदलना है। सरकार कब से बदल रहे? आप 2005 से सर राजद की सरकार नहीं आई। 2005 में अब बिहारी एक्सीडेंट होते, नीतीशवा को सीएम हम तो नहीं बनाए। 2005 से सरकार नहीं है। पहले आपने कहा कि सरकार बनाना है, फिर चाचा भतीजा आया, फिर अब बेटे को बोल रहे हैं सरकार बनाना है। भाई सरकार बनाना है तो फिर मुसलमान क्या सिर्फ डालते रहेगा? हम ये बोल रहे हैं कि सीमांचल को बनाना है। तेजस्वी कह रहे हैं एक तो ये कि हर घर के को एक सरकारी नौकरी देंगे। एक मिनट, एक करते हैं। अगर बिहार प्रदेश में उनके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने, मैं जो कुछ कह रहा हूं आप चेक कर लीजिए, रिपोर्ट पेश की कि बिहार में 2,90,00,000 घर हैं, राइट? अभी 30 लाख मुलाजिमीन हैं, एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के 30 लाख, तो 2,60,00,000 पकड़ लीजिए। 2,60,00,000 को 25,000 तो मिनिमम देना पड़ेगा। 8,50,000 करोड़। अब नीतीश कुमार एनडीए बोलता है हम 1 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 4.5 लाख करोड़। बिहार का कुल बजट कितना है? टोटल बजट 2 लाख करोड़ का। उसमें आपका जो रेवेन्यू है 50,000 करोड़ का है।
अब इस 50,000 करोड़ में 125 यूनिट फ्री, कोई 200 यूनिट फ्री, और बहुत सारी माई बहन योजना, और बहुत सारी- योजना। भाई साहब, उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख करोड़ चाहिए उन वादों को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था इसमें वैसे साहब कि एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि वो हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। ये मेरी प्रशांत किशोर साहब- एक सेकंड। मुझे सुन तो लीजिए। ऐसा है ना कि एक बादशाह था और उसके पास एक गवैया आया और बेहतरीन गाना गाया। बादशाह सलामत इतना मुतासर, बोले इसको 10 जागीर दे दो। और अच्छा गाया, बोले कि इसको 20 जागीर दे दो। और अच्छा गाया, बोले उसको 100 अशरफी थैली दे दो। गाना वाना हो गया, वापस हो गया। वो बेचारा गया के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर गया, बोले भाई हुजूर आला ने ऐलान किया है, कुछ दे दीजिए। तो उसने बोला तू गा के दिल खुश किया, इन्होंने ऐलान करके खुश कर दिया। तो क्या महाराष्ट्र में लाड़की बहना का स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। अच्छा, बिजली आप जा रहे हैं ना, फिर पूछे लोगों से बिजली आती है क्या? 4-4 घंटे 5 घंटे की बिजली नहीं आती है। तो इस तरह के आप दिल फरेब वादे कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी जो है वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि ये आखिरी पीढ़ी है जिसने पलायन किया है, अब अगली पीढ़ी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। और ओवैसी साहब जब लोगों के बीच होते हैं तो मुसलमानों की क़यादत की बात कर रहे होते हैं। आपकी तरफ से ऐसी कौन सी बड़ी बात कहेगी कि क्या एमयू के कैंपस यहाँ से ऑन हो जाएगा? सुनिए, आपको मालूम कितने लोगों का पलायन होता है बिहार में? करीब 1.5-2 करोड़। 70% तो इसी सीमांचल से होता है। मैं गाड़ी में फिर रहा हूं, फिरता था, फिरता रहूंगा। जब नमाज का वक्त होता है, मस्जिद में जाके निकलते हम, तो वहां पे 8 साल से 13 साल के बच्चे रहेंगे, 8-10, और बड़े बुजुर्ग रहेंगे, बुजुर्ग और खवातीन। आंखें तरस जाती है नौजवान बच्चों को देखने के लिए। आप बैसी जा रहे हैं ना, बैसी जा रहे हैं, बैसी में जाकर पूछे कि ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर हिंदू त्यौहार से पहले और मुस्लिम त्यौहार से पहले लोग आकर मुसलमानों को, हिंदुओं को एडवांस पेमेंट देते हैं। जाके वोट करो। नहीं, एडवांस पेमेंट देते हैं कि तुम्हारी दिवाली मना लो, तुम अपनी ईद मना लो, हमारी बस आई है, तुमको पंजाब और दिल्ली चलना है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। बंधुआ मजदूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, बचपन बचाओ। उस इलाके में छोटे बच्चों का ऑर्गन सेलिंग हो रहा है, ऑर्गन सेलिंग। तो ठीक है, आप 24 सीटों के साथ, आपने 24 का दावा किया है, आप 24 सीटों के साथ कैसे बिहार बदलेंगे? अरे मधु कोड़ा 1 सीट पे बन गया सीएम, क्या बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल स्टूडेंट आप भी हैं। तो फिर आप 24 सीटें आ गई तो आप नीतीश के साथ जाना पसंद करेंगे कि तेजस्वी के साथ? देखिए, 14 तारीख के दिन जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सबको फैसला लेना पड़ेगा। मगर हमारा मानना यह है कि अब की बार इंशाल्लाह लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है मुसलमानों के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है, वो लड़ाई मुख्यमंत्री की पोस्ट की है। कौन बन रहा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं। हमारा अलायंस, हम लोग जो जीडी अलायंस बनाए हैं। कोई नाम तय किया आपने अभी तक? तो देखेंगे, अभी तो कर लेंगे। लड़ाई मुख्यमंत्री की है, क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों को सुनने लगा क्या बोल रहा है, ये पॉसिबल है। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा या बेटी पटना की कुर्सी पर बैठेगी। इनको पता ही नहीं चलता ये इंसान रहते हैं यहाँ पे। अख्तरुल इमान साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? मुझे तो खबर मिल रही है कि अमौर में थोड़ी मुश्किल हो रही है उनको। ना, कोई मुश्किल नहीं है। ये सब देखिए, लोग अपने अपने राय से बोलते हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे अमूर की जनता के दुआ से और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। पिछली बार आप 20 लड़े 5 जीते। 19 लड़े 19 लड़े 5 जीते। 19 सुनिए, आप सुनिए, 19 लड़े 5 जीते। इस बार 29 लड़ रहे, कितनी जीत रहे हैं? अब हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी हम तो पूरे जीत जाएंगे, तो मैं भी कह सकता हूँ हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा जीतने की। देखिए इंशाल्लाह अगर अवाम अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे सीमांचल के इलाकों में होया है ओवैसी साहब, बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना है कि ओवैसी साहब आए हैं तो उनकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? हम 2015 से आ रहे हैं, कोई बता दे हमारे कोई भाषण पे कुछ गड़बड़ हुई? यही तो हम बोलते हैं ना कि बकवास बोलने वालों को कभी प्रूफ तो देना चाहिए। 2015 से मैं आ रहा हूं, ये तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, बीच में 2 लोकसभा चुनाव के लिए भी हम कैंपेन करने आए। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है क्या? कौन सा फसाद हुआ बताइए? फसाद कहां पे हम बता रहे हैं आपको? दिलों में कह रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। अरे छोड़िए ना दिलों में। 1960 से 2020 तक हम चुनाव कब लड़े भाई? 20 में लड़े ना, 6 सीट पे लड़े थे, 1 डिपॉजिट बचा पाए, बाकी पूरे डिपॉजिट हार गए।
तो 1960 से 2020 तक सिर्फ 7% मुसलमान कैसे जीते? हमारा जिन्नात तो न्याय होंगे। समझिए, ये परेशानी ये है कि ये इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं, इनकी गर्दनें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि इनको नहीं लगता कि कोई उनसे सवाल करे, और हम लोगों को सिखाते सवाल करो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस बार आप एक बयान पे बहुत ज़्यादा, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ओवर रिएक्ट कर रहे क्या? हैं एक्सट्रीमिस्ट पर। तेजस्वी आपको किसी से बातचीत के वक्त एक्सट्रीमिस्ट कह बैठे। बातचीत किससे बातचीत की थी? किसी मीडिया पर्सन से। हाँ, ये तो बोलिए। मीडिया पर्सन से बातचीत निजी गुफ्तगू नहीं थी वो। हाँ। प्राइवेट गुफ्तगू नहीं थी। तो सवाल तो ये है ना कि बीजेपी वाले आपको न जाने क्या क्या कह गए। तेजस्वी सूर्या ने आपको जिन्ना का अवतार कहा, आपको देशद्रोही कहा गया। सुनिए तो बात मेरी मुकम्मल होगी। आपको देशद्रोही कहा गया, आपको पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, आपको हिंदू विरोधी कहा गया। लेकिन मैंने कम से कम ओवैसी साहब को ऐसा देखा कि अपने अबा को ऐसे झाड़ा और चल दिए मुस्कुराते हुए, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार एक्सट्रीमिस्ट पे आप बहुत वफ के कानून में तेजस्वी यादव को, तेजस्वी सूर्या को हमने आईना दिखा दिया, पार्लियामेंट में आईना दिखा दिया। कोई हमको बोलता है तो हम क्या खर्चा किसी का रखते? बाकी किसी का खर्चा नहीं रखते हम। सबको जवाब दिए हैं, सबको जवाब दिए हैं। तो इस ये वाला मौका शायद ज्यादा सियासी नहीं, सियासी नहीं है। देखिए, आपसे सवाल हुआ, एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरमा ने सवाल किया, आप बोलते एक्सट्रीमिस्ट। इसका बैकग्राउंड समझिए प्लीज। मैं 19 आप एक्सट्रीमिस्ट को टेररिस्ट सुन तो लीजिए। अगर आप 1990 से प्री बाबरी मस्जिद एंड पोस्ट बाबरी डेमोलिशन से, गुजरात राइट से लेकर, मुजफ्फरनगर राइट से लेकर, दिल्ली के राइट्स को लेकर आप 2025 तक आ जाइए, ऐसे सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिएगा जेल में डालकर, यही लफ्ज इस्तेमाल करके। ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, अब आप ये इसको आप देखिए पर्सपेक्टिव में, ये कैजुअल स्टेटमेंट नहीं था। दूसरा ये कि ये इस शख्स की जो दावा कर रहा है, ख्वाब देख रहा है सीएम बनने का, इनकी मानसिकता का अंदाजा होता है कि एक शख्स जो 5 मर्तबा का सांसद है, 2 मर्तबा मुझे संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया, मैं 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं, और आप एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं मुझे। भाई, तुम्हारा परिवार जो यादवों को टिकट देता है सबसे ज्यादा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, और एक और मिसाल, गौरा बौरम मालूम अब कहाँ है कॉन्स्टिट्यूंसी? दरभंगा। अफजल अली खान को बी फॉर्म देकर आप जाकर मुकेश सहनी के भाई के साथ कैंपेन करके बोलते उस कोर्ट मत डालो। नवाड़ा जिला में वहां पर कामरान जीता 33,000 वोट से, तो आपने जेडीयू के 2 यादव मियां हस्बैंड एंड वाइफ को लिया, कामरान का टिकट काट दिया। अब आप नरकटियागंज चले आइए, यहाँ है अब सीमांचल में ना, नरकटियागंज में दीपक यादव है। दीपक यादव का गूगल करिए, विश्व हिंदू परिषद का क्या तस्वीर निकलेगी? तलवार बांट रहा है, और लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हिंदू मुस्लिम। मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं, सीमांचल में सब मजहब के लोग रहते हैं। तेजस्वी दे रहे हैं टिकट किसको? जिसके पास तलवार है, जो तलवार बांट रहा है। और तलवार किस लिए बांट रहा है? आप जिसको टिकट दे रहे हैं वो आंखें निकाल लेने की बात कह रहा है। कौन आंखें निकालने? तौसीफ साहब। देखिए, ये जो होता है ना, फिगर ऑफ उंगली काट देना, और देखिए ये फिगर और आप बैठे हैं, आपके सामने हो रहा है। फिगर ऑफ स्पीच है ये। अच्छा, ये कोई करने के लिए नहीं, फिगर ऑफ स्पीच है ये। खुदा ना खास्ता क्यों करेंगे ऐसा? हम बिलीव नहीं करते, मगर आप एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं। उन जानते भी हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। अच्छा, एक एक्सट्रीमिस्ट की मिसाल आपको देता हूं। सीवान, 22 सितंबर 2022, वहां पर एक 70 साल के बूढ़े को और एक छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन उसकी मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रही कि मेरा बच्चा 8 साल का बर्थ सर्टिफिकेट है। 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, 4 दिन प्रॉपर बड़ी लोगों की जेल में रहा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई नहीं हुआ। ये उप मुख्यमंत्री था भाई तेजस्वी, आप उप मुख्यमंत्री रहकर उसको मदद नहीं करे आप। उसकी मां 2 दिन पुलिस स्टेशन, अख्तर अली मान गए। कौन सी बात कर रहे हैं? आपके अफसाने जो आपके जो गलतियां हैं उसकी लंबी फेहरिस्त है। भागलपुर का राइट्स पूछो, बोलिए। भागलपुर राइट्स में 1989 29 अक्टूबर को भागलपुर का राइट हुआ। 1000 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी।
दफना नहीं सके, कफन नहीं दे सके, नमाज जनाजा नहीं, तो उस पर फूल गोभी उग गई। उसमें बहुत बड़ा आरोपी था कामेश्वर यादव, आपने अवार्ड दिया। तेजस्वी यादव की वालदा ने अवार्ड दिया उसको। किसका अवार्ड दिया मालूम आपको? कम्युनल हारमोनी का। तो अब आप हमको सिखा रहे हैं। और ये मत समझिए कि हम सब पढ़ लिख के नहीं आते, सब जानते हैं। तुम्हारे वालिद से लेके अब तक जो हम जानते हैं क्या क्या हुआ जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो मुसलमान आपको बहुत पसंद भी करते हैं और वो कहते हैं कि दिल में तो आते हैं आप और समझ में नहीं आते, बस थोड़ा सा मसला ये है। वो उस तरीके से आपकी इस एक पर्सनल सवाल करूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। बीवी के दिल में अगर शोहर आ जाए तो मामला खत्म है ना भाई। तो यहाँ शौहर बीवी वाला मामला है। मैं बता भाई, दिल ही है ना, दिल ही तो है। जब कोई दिल में आ जाए तो मामला खत्म। दिमाग में आ जाए तो कैलकुलेशन करता, प्लस माइनस, नुकसान फायदा। तो सियासत दिल वाली चीज थोड़े, तो सियासत तो दिमाग वाली चीज है। यही तो हम बोल रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्या बात, क्या बात। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई जिस जुल्म और जिस अन्याय और जिस नाइंसाफी की बात आप करते हैं, उस मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है? मुसलमानों के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो एक मर्तबा अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दें कि वो नेता नहीं बन सकते। जब आपको मंच से ये बताना पड़ता है कि आप एक भारतीय हैं, आपने बहरीन और कुवैत और कहां देखिए, वो गुफ्तगू वो गुफ्तगू अलग है। वो गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ, उनके आतंकवाद के खिलाफ, पहलगाम में जो दिलसोज और तकलीफ दे वाक़या हुआ कि मजहब पूछ कर सर पर गोलियां मारी गई एक नई दुल्हन के सामने, उनके फैमिली अलग है। वो तो मुल्क के लिए था। मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके लिए हमें दोनों चीजें कनेक्ट यूं हो जा रही है ना कि आप ये कह देते हैं कि तेजस्वी यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये वही वाला नरेशन है जो बीजेपी आजमाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब पहलगाम हुआ था और हमने भारत की सालिमियत पर जब हमला हुआ तो हमने भारत के लिए बोला, किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं बोला। ये सब हम लोग कुछ नहीं है, मुल्क बड़ा है, मुल्क बड़ा है। तो पाकिस्तान के जो लोग थे ट्विटर पर बोल रहे कि ये देखो शेरवानी टू एक्सट्रीमिस्ट है ये। तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा? हम ये बोले, बिल्कुल बोले। उसको टीवी चैनल्स ने तक चलाया। मुझे तो धमकियां में फोन आते थे व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और इंटरनेट कॉलिंग पे, सुधर जा तू, वो सब। तो यही हुकूमत के लोग आपको पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का रुख रखने पर अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। सुनिए, लेकिन हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की आवाज आप उठाते हैं, ये गलत तरीका है। यही हुकूमत है। इस हुकूमत के लिए नहीं किए, देश के लिए किए। ठीक है। इस वजीर आजम के लिए नहीं किए, मुल्क के लिए किए, मुल्क के लिए किए। इसको फर्क तो ओवैसी साहब एक जगह बिल्कुल सही होते हैं, एकदम 100% एक्यूरेट राइट है, और जब हिंदुस्तान के अंदर की सियासत में वो कुछ कह रहे होते हैं या मुसलमानों की आवाज, दोनों तरफ सही है। हम दोनों तरफ सही है। देखिए, दोनों तरफ हम सही हैं। एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड कोई भारत का पॉलिटिशियन इस्तेमाल करेगा एक मुसलमान के खिलाफ, जिस पर ऐसा कोई केस भी नहीं है और कोई कोर्ट से, आप सिर्फ अपनी इजारादारी को बचाने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं। भाई देखिए, एक बात सुनिए, लालू मुख्यमंत्री थे, केंद्र मंत्री थे, मेरे वालिद कॉरपोरेटर थे, एमएलए थे, एमपी थे। मुझे लंदन जाकर मैं मेहनत करके पढ़ के बैरिस्टर बनने, नहीं सुनिए, वो सब लड़के करते हैं। बड़ी मुसीबतों से, मुश्किलात से हमने अपने सफर को तय किया। ये अपने बाप के घर में रहकर मुख्यमंत्री, उनके वालिद केंद्र मंत्री पास पढ़ नहीं सकता। मुझे पता है कि आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए एक आखिरी बात कि आप खुद एक पार्टी हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का इत्तेहाद उसमें शामिल है। तो मुसलमानों की पार्टी के होने की हैसियत से, या वो तमाम लोग जो मुस्लिम फोर्स के तौर पर पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेगोशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2% वाला, 3% वाला, कोरी कुर्मी, ये सब नेगोशिएट कर ले रहे हैं, मुसलमान नेगोशिएट नहीं कर पा रहा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मुसलमान सिटीजन विद राइट्स नहीं बन रहा है। वोटर में और सिटीजन विद राइट्स में फर्क है। जिस दिन मुसलमान सिटीजन विद राइट्स बनेगा उसको सब मिलेंगे। हमको दिमाग में डाल दिया, वोट डालो, जाके सो जाओ, हम देख लेंगे, हम तुम्हारे वेल विशर है, हम तुम्हारे आका हैं, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। भाई वोट डाल के आके सोते मैं ही परेशान होता हूँ। मेरी ज़मीन सैलाब में कट जाती है, मेरा ही बच्चा पैदा होकर अपनी माँ के सामने मर जाता है, मेरे बच्चों के जिस्म में खून नहीं है,
आपको मालूम किशनगंज के 4 जिलों में कितने डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का? एक ही है। तो हम यही करें, सिटीजन विद राइट्स बनो, हुकूमत गवर्नमेंट बनाने का नहीं, सीमांचल बदलने का काम करो। अब दूसरा रुख, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल हमारे एमएलए मुंतखब हुए, हम उनको लेकर वहां पावरलूम है, गिरिराज मिनिस्टर उनके पास गए, गिरिराज सिंह, हाँ, जाकर मिले, 1.5 घंटा उनसे बात किए, 1.5 घंटा, फिर और एक मीटिंग करे, फिर गए। सब लोगों ने क्या कहा, देखो जाके मिल लिए। मेरा सवाल ये है कि वो मिनिस्टर है, पॉलिटिकली हम अग्री कभी नहीं करेंगे, नहीं हम कभी अग्री नहीं करेंगे, मिलना है ना मुझे मिलना है। अब फिर मिलेंगे, क्योंकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, पावरलूम बर्बाद हो रहा है, 50% उनका प्रॉफिट नीचे गिर गया है। ये मत समझिए कि हम लोग जाते नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, ये गलत फहमी है लोगों को। बराबर जाते हैं, बराबर गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन में पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। प्रॉब्लम ये है कि इन अंधे बहरों को पढ़ने की आदत नहीं है ना। तो ओवैसी साहब जब यहाँ पर अपना सीएम बनाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यहाँ का मुसलमान सिटीजन विथ राइट्स होगा। वोटर नहीं बनना है, सिटीजन विद राइट्स बनना है। बनेगा तब ना। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि जो दूसरे लोगों को जो हुकूक मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो सिटीजन विद राइट्स है, हम सारी वोटर बने हुए, जिस दिन ये तब्दीली पैदा हो जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई सियासी इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दरी बिछाना खत्म हो जाएगा। दरी मत बिछाइए और खुद अपना हक जो है वो लीजिए। लेकिन एक बड़ी बात जो ओवैसी साहब की तरफ से कही गई वो ये कि आने वाले वक्त में बिहार का मुख्यमंत्री उनकी जानिब से कोई हो सकता है। इंतजार कीजिए। Co-presented by Raj Niwas, Soch जो करे राज, powered by UTL Solar Hybrid Inverter, बैटरी बैकअप भी, सोलर सब्सिडी भी, co-powered by Galaxy Basmati Rice, साफ स्वादिष्ट और खास Galaxy Basmati Rice, driven by the all-new Hyundai Venue Tech-up, go beyond. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्लीज वेलकम फरहान अख्तर। भाग मिल्खा भाग में 17 साल के एक आर्मी रिक्रूट का रोल करना, ये बड़ा चैलेंज होगा। जब मेरी मुलाकात हुई मिल्खा सिंह जी से तो उन्होंने कहा चलो अभी बाकी बातें ट्रैक पर जॉगिंग करके बताएंगे। अगर वो लेट 70s में इतने यंग हो सकते हैं तो मैं मतलब अपना 30s में हूं, मैं 17 क्यों नहीं हो सकता। कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं बना दिया था मिल्खा सिंह को फिल्म में? एक सीन था जो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा एक रोमांटिक चक्कर हो जाता है, तो मैंने पूछा कि आप कंफर्टेबल है ना कि मतलब ये हम दिखाने वाले हैं? वो तो बिल्कुल ऐसे और लाल हो गए थे बिल्कुल, एंड ही वाज स्माइलिंग। आंटी जी तो थी, शी गेव द बेस्ट आंसर, नहीं आप प्लीज दिखाइए, इनके तो मतलब इतने अफेयर थे पहले हमारे मिलने से पहले। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर फरहान अख्तर आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। हम प्रणाम करही। बिहार की रणभूमि में किसे मिलेगी सत्ता की कमान? अभी 2 मिनट में जादू देखिए। नीतीश, तेजस्वी या पीके, कौन बनाएगा सरकार? अब की बार किसका बिहार? सिर्फ इंडिया टीवी पर। डिजिटल को प्रेजेंटर विमल, बोलो जुबान केसरी, पावर्ड बाय UTL सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, सब्सिडी भी, बैटरी बैकअप भी, को पावर्ड बाय गैलेक्सी बासमती राइस, साफ स्वादिष्ट और खास गैलेक्सी बासमती राइस। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आइए रुक करते हैं अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज देश को दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी।
पीएम मोदी ने बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत की दी सौगात। लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर वर्चुअली ट्रेन का किया उद्घाटन। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास संभव। पीएम मोदी बोले, तकनीक के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा, हमारी सरकार आने के बाद तेज गति से विकास के कार्य शुरू। 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। पीएम मोदी बोले, वंदे भारत ट्रेनों को देखकर विदेशी भी अचंभित होते हैं, वंदे भारत ट्रेनों पर हर भारतीय को गर्व। पीएम मोदी वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मिले, बच्चों से उनकी बातें की शेयर। पीएम मोदी का बीती शाम वाराणसी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें स्पीड न्यूज लाइव ऐप और सब्सक्राइब करें स्पीड न्यूज यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ।